मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। कैसे हैं आप सब? और आप सभी के अनुरोध पे आज एक विश्व इतिहास की एक नई श्रृंखला को हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रयोग के तौर पे आज केवल पुनर्जागरण से मैं क्लास आरंभ कर रहा हूं। आपको बताना चाहूँगा कि आपके विश्व इतिहास के संदर्भ में मैंने एक ऐसी श्रृंखला और एक ऐसी बुकलेट तैयार करने की दिशा में काम कर दिया है जिसमें आपको पढ़ने के बाद प्रश्नोत्तर रूप में उसकी व्याख्या पढ़ने के बाद आपको विश्व इतिहास की कोई भी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरा अनुरोध है आप सभी जल्दी से क्लास में आइए और आज के इस सेशन को आप देख सकते हैं। शुरुआत पुनर्जागरण से है। ध्यान रखिएगा, हर टॉपिक पे पुनर्जागरण हो, धर्म सुधार आंदोलन हो, फ्रांस की अमेरिका की क्रांति हो, या ऐसे ही तमाम टॉपिक जो हैं आपके, औद्योगिक क्रांति हो, हर टॉपिक में लगभग 300 से 400 प्रश्न हैं। आज केवल पुनर्जागरण से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आप ध्यान देंगे। उसमें कुछ व्याख्याएं भी दी हुई हैं और व्याख्याओं से फिर अगले प्रश्न भी बने हुए हैं। इस प्रयोग को मैंने इसलिए किया है कि हमेशा विश्व इतिहास आपके लिए, छात्रों के लिए एक समस्या बना हुआ है। तो इस प्रश्न को नजर डालिए और फिर धीरे धीरे हम लोग चलते हैं आगे। तो प्रश्न आपका ये कह रहा है, पुस्तक द प्रिंस का लेखक। पहले ये ध्यान दो, ये पुस्तक है द प्रिंस और इसके लेखक कौन है? मैकियावेली। ये दो बातें तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट तौर पे क्लियर हो रही हैं। का संबंध किस देश से है? यहाँ पर मैकियावेली का देश पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं और सरल प्रश्न है, यूनान, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली। मुझे उम्मीद है इसका जवाब दे पाएंगे और उनका संबंध है इटली से। मैकियावेली का संबंध है इटली से। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग और देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी और एक्सप्लेनेशन के बाद आपको इसी व्याख्या से अगले प्रश्न मिलेंगे। ओवरऑल मैंने कोशिश की है कि ये बुकलेट का जो फॉर्मेट है वो पूरे बुक के रूप में तैयार हो जाए, ताकि प्रश्न मिले, फिर उसकी व्याख्या मिले और ये सारे प्रश्न और ये सारी व्याख्याएं जितनी भी इतिहास की प्रामाणिक पुस्तकें हैं, चाहे वो जैन एंड माथुर सर की पुस्तक हो, चाहे वो लाल बहादुर वर्मा सर की पुस्तक हो, चाहे वो डॉक्टर दीनानाथ वर्मा सर की पुस्तक हो, या ऐसे ही हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली से निकली हुई तमाम विश्व की इतिहास की पुस्तकें हैं, उन सारी पुस्तकों का कलेक्शन है। तो प्लीज आप देखिएगा। अब यहां पर देखिए, पहले मैकियावेली थे कौन? मैकियावेली एक इतिहासकार थे, राजनेता भी थे, के साथ साथ विचारक और आधुनिक युग में सेना संबंधी मामलों के पहले लेखक थे। ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेना संबंधी मामलों के पहले लेखक थे। विशेषकर इसकी पुस्तक द प्रिंस समकालीन इटली की राजनीतिक आकांक्षाओं की परोक्ष अभिव्यक्ति थी। तो ध्यान रखिएगा, मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस है। कहां के थे? इटली के थे। सारी बातें क्लियर कट दिखाई पड़ रही हैं। उन्होंने सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन के बीच के गैप को भरने के लिए द प्रिंस पुस्तक लिखी। यह पुस्तक राजनीति शास्त्र से संबंधित महान राजनीतिक रचना है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजनीति शास्त्र की महान रचना, प्राचीनतम रचना कौन सी है? तो मैकियावेली की है। और अब आप यहां पर देखिए, मैकियावेली का पूरा नाम दिया हुआ है, उनका समय भी दिया हुआ है। निकोलो डी बर्नार्डो देई मैकियावेली का समय कब से है? 3 मई 1469 से 21 जून 1527 तक। क्लियर हो रहा है? सारी बातें एक साथ प्रामाणिक रूप में आपके सामने आ रही हैं। फिर देखिए जरा, मैकियावेली पर ही बात हो रही है। मैकियावेली की 2 अन्य पुस्तकें भी हैं। वो कौन कौन सी हैं? द डिस्कोर्स है और दूसरी पुस्तक कौन सी है? द हिस्ट्री भी है। तो अब ये बात नहीं आपको पता चल रही है। अब ये ध्यान देना होगा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौटिल्य की तुलना किनसे की गई है, भारत का मैकियावेली किन्हें कहा गया है? तो आप देखिएगा, कौटिल्य, आचार्य चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। एक प्रश्न और है, मैं खास बात आपको और बताना चाहता हूं। धीमे धीमे जब आप मेरे साथ इस क्लास में आएंगे और आप मेरी वर्ड हिस्ट्री की धीमे धीमे करके बुकलेट को आप चाहेंगे तो मंगा भी सकते हैं। भारत के इतिहास को मैंने विश्व के इतिहास से जोड़ दिया है और ऐसा काम अब तक, जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत रेयर मिलेगा आपको।
विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास, उससे जुड़ा हुआ कोई भी संदर्भ अगर इंडियन हिस्ट्री में है तो वो आपको रेफरेंस के तौर पे मिलेगा। तो अब मामला ये है कि आचार्य चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा गया है। उनकी रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस के साथ की गई है। ये बात भी क्लियर हो गई। तो एक ही प्रश्न से आपको लगभग यहां पर 6 प्रश्न मिल गए, 2 किताबें अलग मिल गई, फिर आचार्य कौटिल्य मिल गए। अब देखिए यहां पर फिर एक उनका स्टेटमेंट है मैकियावेली का, एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को तो क्षमा कर सकता है किंतु अपनी पैतृक संपत्ति छीनने वाले को नहीं। अब ये राजनीति विज्ञान में पूछा गया प्रश्न है। जिन छात्रों का पॉलिटिकल साइंस एक ऑप्शन होता है उसमें ये प्रश्न भी पूछा गया है। और दूसरा प्रश्न उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साध्य हमेशा साधनों को उचित ठहराता है, चाहे वे साधन कितने भी क्रूर, गणनात्मक या अनैतिक क्यों ना हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब आगे के प्रश्न इन्हीं व्याख्याओं से जुड़े हुए मिलेंगे। तो आप देखिएगा, अगला प्रश्न आप देख ही पा रहे हैं कि इतालवी विचारक, इतालवी मतलब इटालियन, ठीक है ना। मुझे लगता है इससे बेहतर चीजें आपको शायद ही मिले। और मैकियावेली की पुस्तकों को चिन्हित करें, तो आपने पीछे व्याख्या देखी है अभी, और यहाँ पे द प्रिंस मैंने आपको बताया ही, द प्रिंस, द डिस्कोर्स और द हिस्ट्री, यानी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही जवाब आएगा उपरोक्त सभी। इस क्लास को जरूर आप बहुत सारे लोगों को, अपने शुभचिंतकों को शेयर भी कर सकते हैं। इतना प्रामाणिकता के साथ चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ये मेरा अपना मानना है। अब ये कथन देखिए, हमेशा पॉलिटिकल साइंस के लिए, विश्व इतिहास के लिए व्याख्या से लिया गया प्रश्न है कि यह कथन किसका है, साध्य हमेशा साधनों को उचित ठहराता है, चाहे वे साधन कितने ही क्रूर, गणनात्मक और अनैतिक क्यों ना हो। तो जवाब आपको फिर पता है, ये जवाब, ये कथन मैकियावेली का है। मुझे लगता है ये लेक्चर आपके लिए बहुत उपादेय साबित होगा। कितना उपादेय साबित हुआ है प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ये बात आ रही है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और नेट में पूछा गया है। इस प्रश्न को आप पढ़िए, उस मुख्य घटना को चिन्हित करिए जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया। उस प्रमुख घटना को चिन्हित करना है जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, शिक्षा एवं विज्ञान की प्रगति, 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, कुस्तुनतुनिया का पतन, या फिर मार्टिन लूथर के द्वारा प्राचीन रूढ़िवादिता का विरोध और नवीन प्रगतिवादी विचारों का प्रचार प्रसार। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो यहां पर अब अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, कुस्तुनतुनिया का पतन, ठीक है। 1453 ये पुनर्जागरण की जन्मतिथि मानी जाती है, या ये पुनर्जागरण का प्रमुख कारण माना जाता है। ऑटोमन तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार क्यों माना जाता है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्यों माना जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको आप व्याख्या में देख पाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पढ़ता हूं, देखिएगा। 14वीं शताब्दी से ही तुर्कों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और वे यूरोप पर बराबर हमले करने लगे थे। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया और पूर्वी यूरोप एवं बाल्कन प्रायद्वीप में तुर्कों की बाढ़ से आ गई। यानी कि अब ऑटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ ये, ईसाई विद्वान अपने साथ जब घर बार छोड़कर भागे तो वो अति मूल्यवान पुस्तकों की पांडुलिपियां भी अपने साथ लेते गए। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी एक बड़ा अच्छा है कि कार्डिनल बेसारियोन 800 अति दुर्लभ पुस्तकों को, ये प्रश्न भी यहां से बन सकता है कि कौन 800 पुस्तकों की पांडुलिपियां लेकर इटली चला गया। तो जब ये विद्वान कुस्तुनतुनिया से भागकर अपनी मूल ज्ञान, अपनी मूल पुस्तकों की पांडुलिपियां लेकर इटली पहुंचे तो वहां पर इसका ज्ञान और विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। नए विचारों के प्रचार प्रसार ने पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप देखेंगे इटली के नगरों में एक अनुकूल वातावरण मिला और इन विद्वानों के आगमन एवं उनके ज्ञान के संपर्क में आने से इटली में एक नई स्फूर्ति सी आ गई। तो आपको ये बेहतर पता हुआ कि 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन ही
पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण था, उसकी व्याख्या आपको दे दी गई है और आगे भी कुछ बातें आपको धीरे धीरे मिलेंगी। अब यहां पर बात यह आ रही है, ऑटोमन तुर्कों ने पूर्वी रोमन वाजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया या फिर कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब अधिकार कर लिया? 29 मई 1453। अब यहां पर सन तो बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, तारीखें ध्यान देनी है। और अब 1453 आपको पता है, तो यहां पर एक नई बात मिल गई, 29 मई, कुस्तुनतुनिया का पतन 29 मई 1453। एक बात तो ये समझ में आती है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस सन में हुआ? तो 1453। और अब बात आ रही किस तिथि को हुआ, तो ये भी प्रश्न आने वाली नेट या पीजीटी की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी व्याख्या भी आप देख लीजिए, फिर व्याख्या से अगला प्रश्न भी मिलेगा। ये देखिए, कुस्तुनतुनिया का पतन 29 मई 1453 को हुआ। ध्यान रखिएगा, ये व्याख्याएं आपके लिए बेहतर होगा आप नोट्स बना लें, या फिर अभी थोड़ा सा काम और आगे हो जाने दीजिए। पूरी की पूरी आप लगभग 4000 प्रश्नों की ये बुकलेट है, 4000 प्लस प्रश्न हैं। हर टॉपिक पे लगभग 300 से 400 प्रश्न हैं, बात समझिएगा। तो वो पूरी व्याख्या के साथ कंप्लीट बुकलेट है, वो आपको किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता को समाप्त कर देगी। केवल बुक पढ़िए और बुक के साथ उसकी व्याख्या पढ़िए, उस प्रश्न के पूरे विस्तार से एक्सप्लेनेशन। और ये एक्सप्लेनेशन मैं बार बार कह रहा हूं, केवल और केवल प्रमाणित पुस्तकों से हैं। इन पुस्तकों को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए, वो कह रहे हैं कुस्तुनतुनिया का पतन 29 मई 1453 को हुआ। इस दिन ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान कौन था? महमद द्वितीय। ये भी एक बढ़िया प्रश्न है यहां पर, ने वाजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और 55 दिनों की घेराबंदी। फिर देखिए, एक प्रश्न यहां पर और मिल रहा है आपको, 55 दिनों की घेराबंदी के उपरांत कुस्तुनतुनिया की प्राचीन भूमि की दीवार को तोड़ दिया गया। सुल्तान महमद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर क्या रख दिया? इस्तांबुल। ध्यान दीजिएगा, जिसका अर्थ है इस्लाम का नगर। क्लियर कट बात समझ में आ रही है? क्लियर कट बात समझ में आ रही है, जिसका अर्थ है इस्लाम का नगर। यानी कुस्तुनतुनिया का नया नाम क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, इस्तांबुल। ठीक है ना? और एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं, इंडियन रेफरेंस के संदर्भ में इस्लाम का नगर या फिर कुवातुल इस्लाम, ध्यान रखिएगा, वो एक शब्द है कुवातुल इस्लाम। ठीक है, इस्लाम का नगर किसे कहा गया है? कुवातुल इस्लाम या इस्लाम का नगर। तो जवाब है, ये जवाब देवगिरी। क्लियर? मुझे उम्मीद है ये सारी बातें बहुत आगे आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो एक एक प्रश्न का, एक एक बात का आप बेहतर ढंग से नोट्स जरूर बनाइए। और अब आगे चलिए और अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगले प्रश्न को देखने के लिए फिर बात वही है कि जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो फिर क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया के विद्वान कुस्तुनतुनिया को छोड़ के इटली चले गए। ये बात मैंने आपको पहले बताई है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से दोबारा उसी बात को जोड़ा गया है, बुकलेट में जोड़ा गया है। बात समझ में आ रही है? अगले प्रश्न को देखिए। अब बात यह है कि बहुत सारी सामुद्रिक यात्राएं भी हुई हैं। पुर्तगाल का वह शासक जिसे नाविकों का बहुत बड़ा संरक्षक माना जाता है, वो कौन है? पुर्तगाल के शासक को चिन्हित करना है। लुई 14वां है, वो फ्रांस का शासक है। हेनरी द नेविगेटर, डियोस द नेविगेटर या फ्रांसिस द नेविगेटर, आई थिंक आप कर पाएंगे। हेनरी द नेविगेटर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पुर्तगाल का शासक है। और अब ध्यान दीजिएगा, यही बार्थोलोमियो डियोस और वास्को डी गामा को आगे ये भेजता है। तो अब देखिएगा, फिर वहीं से अगला प्रश्न है, किस देश का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर अथवा नाविक अथवा नाविकों का महान संरक्षक कहा जाता है? तो अब आपको पता है कि वो आदमी कौन है, वो पुर्तगाल का शासक है, हेनरी द नेविगेटर। क्लियर हो रहा है?
हर एक प्रश्न से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है। और इस तरह से आप आराम से कभी बैठे बैठे भी नजर डालेंगे ना इन प्रश्नों पर, तो आपका विश्व इतिहास इतना क्लियर कट, इतना आसान, इतना रोमांचक, इतना रोचक हो जाएगा, फिर कभी परेशानी नहीं आएगी, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में अथवा नए समुद्री मार्गों के खोज की दिशा में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? किस देश ने? तो आपको पता है, और जवाब है पुर्तगाल। और पुर्तगाल का शासक कौन है? हेनरी द नेविगेटर। क्लियर है? अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अगला देख लीजिए। अब यहां पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 15वीं शताब्दी में यूरोप से दूर दुनिया की खोज एवं नए समुद्री मार्गों की खोज की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पुर्तगाल के द्वारा, स्पेन के द्वारा? क्रमशः पुर्तगाल एवं स्पेन दोनों है, तो यहां पर कर पाएंगे। और यहां पर बात है पुर्तगाल और स्पेन दोनों। यहां पर बार्थोलोमियो डियोज और वास्को डी गामा निकले हैं, और स्पेन से कोलंबस निकला है। ठीक है ना? स्पेन की महारानी का नाम इसाबेला है, आपको पता ही है। तो मेरे साथ इस विश्व इतिहास की क्लास में आप बने रहिए, और मेरी कोशिश कामयाब हो, आप सभी का सिलेक्शन हो, विश्व इतिहास की समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए तो बेहतर होगा। और अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी की गोलाकार समुद्री परिक्रमा करने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? मैगलन, वास्को डी गामा, या फिर डियोज, या फिर कोलंबस? तो जवाब यहाँ पे मैगलन है। 1519 में इन्होंने ये काम किया है। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप को इन्होंने पहली बार पार किया था, केप ऑफ गुड होप को क्रॉस किया था, ध्यान रखिएगा, उत्तम आशा अंतरिक्ष को इन्होंने पार किया और भारत पहुंचे हैं। बार्थोलोमियो डियोज यहां पर पहली बार पहुंचा है। अफ्रीका महाद्वीप या फिर दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक सर्वप्रथम पहुंचने वाला नाविक कौन था? उसका नाम है बार्थोलोमियो डियोज। ये पहुंचा है 1487 में। ठीक है, तो बहुत सारी बातें देखो यहां पर फिर से क्लियर हो रही है। अगला प्रश्न देख लो। जुड़े हुए सारे प्रश्न हैं ताकि एकदम पक्का हो जाए आपका ये सब कुछ। वह पुर्तगाली नाविक कौन था जिसने तूफानी अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? या उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज करने वाला पुर्तगाली नाविक कौन था? तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और ये खोज करी थी बार्थोलोमियो डियोज ने 1487 ईस्वी में। ठीक है, वो इसको केप ऑफ स्टॉर्म कहता है। एक बात और आप सुन लीजिए, तूफानी अंतरिक्ष की संज्ञा दी उसने इस बिंदु को, और वो डरता था कि इसके आगे अगर गए तो संभवतः कहीं अंतरिक्ष में गिर ना जाए। वापस लौट गया वो दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु है। और फिर आपको ये पता होगा कि केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरिक्ष, ये नाम किसने दिया? हेनरी ने दिया। हेनरी द नेविगेटर ने केप ऑफ स्टॉर्म यानी कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके दक्षिणतम बिंदु को उसका नाम बदल के केप ऑफ गुड होप कर दिया, क्योंकि उसको लगता था इस बिंदु को क्रॉस करने के बाद पूर्वी देशों के लिए नए मार्गों की खोजे जाने की एक प्रबल संभावना है, एक उत्तम आशा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी क्लियर हो गया। इसमें आपको 2-3 प्रश्न इसमें भी मिल गए। और ये देखिए वही बात जो मैंने आपको बताई कि डियोज 1487 में सर्वप्रथम यहां तक पहुंचा। इस जगह को उसने केप ऑफ स्टॉर्म का नाम दिया, जिसे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने बदलकर केप ऑफ गुड होप कर दिया। इज दैट क्लियर? आगे देखो। अब वो कह रहे हैं कि केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ स्टॉर्म की खोज करने वाले नाविक बार्थोलोमियो डियोज का संबंध किस देश से है? तो ये जवाब आप देख लेंगे, पुर्तगाल के पास है, बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिर वही प्रश्न है, हर लाइन में आपको नया प्रश्न मिलेगा पिछली व्याख्या से जुड़ा हुआ। तो इससे एक फायदा ये होगा कि आपको कई बार एक चीज
अलग अलग ढंग से आपके मस्तिष्क में जाएगी तो वो संरक्षित हो जाएगी हमेशा के लिए। प्रश्न क्या कह रहा है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु, जिसे शुरू में केप ऑफ स्टॉर्म का नाम दिया गया था, इसका नाम बदलकर किसने केप ऑफ गुड होप कर दिया? तो वो नाम आपको पता है, हेनरी द नेविगेटर है उनका नाम, पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर। और केप ऑफ स्टॉर्म का नाम मैंने आपको बताया, बार्थोलोम्यू डियोज ने दिया था। ठीक है, अब ये देखो, ये कह रहा है यूरोप का वो प्रथम नागरिक जिसने 1487-88 ईस्वी में अपनी जहाजी बेड़े से केप ऑफ गुड होप तक का चक्कर लगाया। तो फिर बात वही है, वो है बार्थोलोम्यू डियोज। वो गए और वापस लौट आए। ठीक है, तो 1487-88 में बार्थोलोम्यू डियोज। इसके बाद फिर आप ध्यान दीजिएगा, स्पेन का कोलंबस निकला, वो 1492 में अमेरिका पहुंच गया। फिर आपको पता है वास्को डिगामा निकला, और वास्को डिगामा फिर केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके इंडिया तक पहुंचने में नए समुद्री मार्ग से सफल रहा। फिलहाल नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड का खोजकर्ता कौन है? तो पता है आपको, नई दुनिया यानी कि अमेरिका, 1492 में कोलंबस। नई दुनिया जो बाद में अमेरिका बना। तो ये बात ये हो रही है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। ये बात भी क्लियर हो रही है। अगले प्रश्न को आप देखिए, बढ़िया प्रश्न है। क्रिस्टोफर कोलंबस की समुद्री यात्रा को किसने वित्त पोषित किया था, किसने फाइनेंस किया था? तो ये प्रश्न भी आप कर लेंगे, और सही जवाब है स्पेन की शासिका इसाबेला एवं राजा फर्डिनेंड ने, जो स्पेन की महारानी है इसाबेला, उन्होंने फाइनेंस किया था। क्लियर हो रही है बातें? ये बातें आपने इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ी हैं, यूरोपियों के आगमन वाले टॉपिक में पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर इसलिए मुझे बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे के प्रश्न और अच्छे हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस मूलतः किस देश का निवासी था? और अगर आपने यहाँ पर स्पेन को चुन दिया है तो गलत हो जाएगा, वो मूलतः इटली का निवासी है। कोलंबस मूलतः इटली का निवासी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। स्पेन की महारानी ने उसको फाइनेंस किया था, लेकिन वो है मूलतः इटली का निवासी। और अब देखिएगा, केप ऑफ गुड होप के आसपास और आगे बढ़कर एशिया के लिए एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको है? तो पुर्तगाल के वास्को डिगामा को है। क्लियर हो रहा है? पुर्तगाल के वास्को डिगामा को। क्यों? क्योंकि केप ऑफ गुड होप को जो जिसने सबसे पहली बार क्रॉस किया, जो पहुंचा वो तो डियोज है, लेकिन जिसने क्रॉस किया, उसको पार करके जो आगे बढ़ा, उसका नाम है वास्को डिगामा। और अब यहां से प्रश्न और बढ़िया है, और आगे देखिएगा। वास्को डिगामा की जीवनी ओस लुसिया दास का लेखक कौन है? देखिए, प्रश्न तो अच्छा है, कोई डाउट नहीं है। ये मैंने हमेशा बताया है कि आगे भी आपकी परीक्षाएं हैं, तो जिस प्रक्रिया में हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री की एक बुकलेट तैयार की है, तो वो तो पूरे बुक के फॉर्म में है, जिसको आप हमेशा देखते रहे हैं क्लास में, हमेशा देखते रहे। ये 250 पन्ने की एक बुकलेट है एंशियंट मेडिवल मॉडर्न की, जिसमें परीक्षा उपयोगी चुनिंदा टॉपिक्स को कवर किया गया है। ये क्लास से चुनिंदा छात्र हैं जिनके सिलेक्शन हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इस बुकलेट को आप अंतिम रिवीजन में, यदि आपने अपने इतिहास को अच्छे से पढ़ा है, तो ये रिवीजन के लिए आपकी ये बुकलेट एंशियंट मिडिवल मॉडर्न के लिए रामबाण साबित हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से कांटेक्ट करके आप इस भारतीय इतिहास की बुकलेट को मंगा सकते हैं, और शीघ्र ही आपको विश्व इतिहास की भी बुकलेट इसी फॉर्म में उपलब्ध होगी। वो प्रश्न बैंक के फॉर्म में उपलब्ध होगी। बात समझ में आ रही है? उसमें लगभग 4,000 प्लस प्रश्न होंगे, व्याख्या के साथ होंगे, सोर्स के साथ होंगे। वो व्याख्या कहां पर है, किस पुस्तक में है, ये रेफरेंस भी आपको होगा। लाल बहादुर वर्मा सर की पुस्तक में है, जनन माथुर सर की पुस्तक में है, या किस पुस्तक की किस पृष्ठ पे वो डिटेल है, आपको वो मिल जाएगा वहां पर। तो शीघ्र ही आप
चाहेंगे तो जब विश्व इतिहास के लिए हम लोग बुकलेट अनाउंस करेंगे तो आप उसे मंगा लीजिएगा अपनी पढ़ाई के उसमें। फिलहाल विश्व इतिहास के कुछ सेशन अभी होते रहेंगे हम लोगों के इस पे। तो वो कह रहे हैं कि वो वास्को डी गामा की जो जीवनी ओस लुसिया दास का लेखक कौन है, और मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, उनका नाम है कैमोस। अब कैमोस के बारे में थोड़ा देखिए, कैमोस क्या है। अब ये देखिए, लेखक का पूरा नाम लुइस वॉज डी कैमोस है। उसके द्वारा लिखित ओस लुसियादास वस्तुतः एक पुर्तगाली महाकाव्य कविता है जो 1572 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक वास्को डी गामा के द्वारा भारत के लिए खोजे गए समुद्री मार्ग की उपलब्धि का जश्न मनाती है। क्लियर हो रही है बात? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत डिटेल है, मैं इसमें कुछ करूंगा नहीं, लिखूंगा नहीं कुछ। आप इस पन्ने का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें वास्को डी गामा के जीवन के बारे में भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, तो फिलहाल आगे देखिए। अब आपको सुमेलित करना है, इस विकल्प को सुमेलित करना है, थोड़ा देखिएगा। तो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं इसे। अब देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस, बार्थोलोमियो डियोज, फर्डिनेंड मैगलन और वास्को डी गामा। तो थोड़ा सा देखिए, कोलंबस कोलंबस ने क्या किया? स्पेन से चलकर अटलांटिक पार करते हुए पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए नई दुनिया की खोज की, यानी कि अमेरिका की खोज की। तो यहाँ पर कोलंबस के आगे आप 2 नंबर डाल सकते हैं। बार्थोलोमियो डियोज अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक सर्वप्रथम पहुंचा, यहाँ पर आप 1 नंबर डाल सकते हैं। फर्डिनेंड मैगलन, तो आपको पता है संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा की जलमार्ग से, तो यहाँ पे आप 4 नंबर डाल सकते हैं। और वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप को पार करके सर्वप्रथम मालाबार तट भारत तक पहुंचने वाला पुर्तगाली नाविक है, यूरोपीय नाविक है। तो आप यहाँ पर वास्को डी गामा के पास आप यहाँ पे 3 नंबर डाल सकते हैं। तो आपके सामने विकल्प क्या आ रहे हैं? 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 अब आप विकल्प में मैच कर सकते हैं। 2 1 4 3। 1 मिनट, अब देखिए कौन सा विकल्प आएगा। 2 1 4 3। तो यहां पर तदनुसार सामने विकल्प आपको दिख रहा है और विकल्प सी सामने आएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अगले प्रश्न पे नजर डालिए। पिएटा क्या है? देखो क्या बढ़िया प्रश्न है। पिएटा बेसिकली है क्या? करुणा क्या है? बहुत बार पीजीटी में, नेट में, तमाम स्टेट लेवल की परीक्षाओं में पूछा गया, सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ये पिएटा है माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई मूर्ति। अब ये पिएटा में कैसी मूर्ति बनाई गई है, इसका डिटेल भी आपको जानना चाहिए, और वो डिटेल सामने है। देखिए, संत पीटर गिरजाघर के गुंबद की छांव में खड़ी ईसा एवं मां मरियम की मूर्ति पिएटा सलीब से उतारे गए, मतलब ईसा मसीह को क्रॉस पे टांग दिया था ना यहूदियों ने, तो सलीब से उतारे गए घायल ईसा को देखकर मन में जितनी करुणा उमड़ती है, उसे देखकर यथा नाम तथा गुण का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, क्योंकि इस मूर्ति का नाम ही पिएटा है। ईसा मसीह मां मरियम की गोद में लेटे हुए हैं। ठीक है, और माइकल एंजेलो ने ही मूसा की मूर्ति भी बनाई। तो 2 बातें हो गई, पिएटा क्या है? माइकल एंजेलो के द्वारा बनवाई गई मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? मां मरियम की गोद में लेटे हुए जीसस, ईसा मसीह। ठीक है, और माइकल एंजेलो ने दूसरी मूर्ति जो बनाई है वो मूसा की मूर्ति है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न कह रहा है मानववादी विचारधारा के विचारकों में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है, जिन्हें यूरोप का विद्वान भी कहा जाता है? जिन्हें यूरोप का विद्वान भी कहा जाता है वो एरास्मस हैं, पेट्रार्क हैं, टॉलमी हैं, या फिर कॉपरनिकस हैं। अब मुझे बताइए, आप गैस करिए। इसमें से कई प्रश्न आपको मिलेंगे और यहाँ पर जवाब हैं
इरास्मस यूरोप का विद्वान और मानववादी विचारकों में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? उनका नाम है इरास्मस। और अब इसकी व्याख्या आप अगले प्रश्न में अगले पृष्ठ पे देख सकते हैं। इरास्मस एक डच लेखक थे। एक नई बात पता चल रही है, ये हमेशा ध्यान रखना होगा आपको, कहाँ से संबंध है। डच लेखक हैं जो हॉलैंड के निवासी हैं। क्लियर हो रहा है। व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई उनकी पुस्तक मूर्खता की प्रशंसा, प्रेज ऑफ फॉली, शायद दुनिया की पहली बेस्ट सेलर बुक थी। अब यहां पर एक प्रश्न और बन गया, दुनिया की पहली बेस्ट सेलर बुक कौन सी है? वो है प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खता की प्रशंसा। उसके लेखक कौन है? इरास्मस। कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। इतनी सारी बातें एक एक प्रश्न में 4 4 5 5 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। और फिर अगला प्रश्न देखिए, पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ, संभवतः दुनिया की पहली बेस्ट सेलर बुक कौन सी थी? तो जवाब अभी आपको पता है, प्रेज ऑफ फॉली, है ना। और अभी आपको डिवाइन कॉमेडी और आर्ट ऑफ वॉर के बारे में भी आगे पता चलेगा, लेकिन यहां पर सही जवाब है इरास्मस की प्रेज ऑफ फॉली। क्लियर हो रहा है। अगले प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न को देखें इसके पहले आप इस व्याख्या को देख लीजिए। इरास्मस, जिसे मानववादी विचारधारा के विचारकों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है, अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा, उन्हें यूरोप का विद्वान भी कहा गया है। इरास्मस, इनकी पुस्तक प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खता की प्रशंसा, इसमें एग्जैक्टली है क्या? वो कह रहे हैं ईसाई धर्म की कमजोरियों, विशेष तौर पर पादरियों के भ्रष्ट आचरण पर प्रहार उसने किए। उसने ईसाई भिक्षुओं और धर्मशास्त्र के ज्ञाताओं की हंसी उड़ाई। इस प्रकार उसने रूढ़िग्रस्त समाज के बंधन को ढीले करने में प्रशंसनीय भूमिका निभाई। बात समझ में आ रही है। उसने उस समय फैली जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसका मजाक उड़ाया। और इस तरह भारत में भी आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्षेमेंद्र की पुस्तक वृहत कथा मंजरी सामाजिक बुराइयों पर व्यंग करती है। क्लियर है। यह प्रश्न भी कई बार आया है। विश्व इतिहास का इतना समकालीन भारतीय इतिहास के साथ संबंध आप शायद ही YouTube पर, मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। मिल भी सकता है, लेकिन मेरे पास आपको आसानी से उपलब्ध है। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन की पुस्तक मत्त विलास प्रहसन, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन की पुस्तक मत्त विलास प्रहसन में भी बौद्धों और कापालिकों पर व्यंग किया गया है। तो आपको व्यंग्यात्मक रचनाएं 3 हो गई, प्रेज ऑफ फॉली विश्व इतिहास के संदर्भ में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, और महेंद्र वर्मन प्रथम की वो पुस्तक है मत्त विलास प्रहसन। क्लियर हो रहा है। मुझे उम्मीद है काफी लाभदायक सेशन है। और अब आप देखिए यहाँ पर फिर से 24वां प्रश्न फिर उसी से जुड़ा हुआ है, प्रेज ऑफ फॉली के लेखक कौन है? तो जवाब यहाँ पे इरास्मस है ना। तो जब एक ही प्रश्न कई तरह से आप बार बार पढ़ेंगे, बस खाना खा के बैठे, देख लिया 4 पन्ने आपने पलट लिए, तो वो इतने अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, किसी किताब को पढ़ के अंडरलाइन करने की जरूरत है ही नहीं आपको। केवल मेरी बुकलेट पढ़िए विश्व इतिहास की। आगे देखिए, अब देखिए फिर आ गया बात वही, उसकी व्याख्या फिर से आ गई। अब ये व्याख्या मैंने आपको अभी डिस्कस कर दी है, तो आगे बढ़ने होंगे हम लोगों को। फिर देखिए पियता, पियता के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि पियता करुणा नामक मूर्ति, जिसमें मां मरियम एवं ईसा मसीह को संत पीटर के गिरजाघर के गुंबद की छांव में स्थापित किया गया था। इसका मूर्तिकार कौन है? उनका नाम है माइकल एंजेलो। अभी आपने 2 मिनट पहले पढ़ा है। अब देखिए वहां पर यह पूछा गया था पियता क्या है, यहां पर यह बताया गया कि पियता का मूर्तिकार कौन है? माइकल एंजेलो। ओके, अगला सेशन देखिए। फिर से यहां पर व्याख्या है उस प्रश्न की, स्क्रीनशॉट आपने एक बार लिया है, मैंने बताया। अगला प्रश्न, अब देखिए मूसा की मूर्ति का मूर्तिकार कौन है? तो फिर से जवाब है माइकल एंजेलो।
पिछली व्याख्या में मैंने अभी आपको बताया कि मूसा की मूर्ति का मूर्तिकार कौन है, तो इट इज माइकल एंजेलो। अब अगला प्रश्न देखिए, माइकल एंजेलो ने मूसा की मूर्ति भी बनाई। फिर आगे देखिए, माइकल एंजेलो की कृतियों को कूटों की सहायता से चिन्हित करिए। पियता की मूर्ति आपको पता है, मूसा की मूर्ति उन्होंने बनाई, फिर डेविड की मूर्ति भी उन्होंने बनाई। द लास्ट जजमेंट उनका एक चित्र है, द फॉल ऑफ द मैन भित्ति चित्र है, जेनेसिस भित्ति चित्र है। उपरोक्त सभी ध्यान रखिएगा। अब यहां पे मैंने माइकल एंजेलो की सारी कृतियों को डिस्कस कर दिया है। आप 1 2 3 4 5 6 कौन सा भित्ति चित्र है, कौन सी मूर्ति है और कौन सा चित्र है। तो डेविड की मूर्ति भी ध्यान रखिएगा, यह विश्व की प्रथम नग्न मूर्ति भी मानी जाती है, डेविड की मूर्ति। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण टॉपिक पे ही केवल 400 प्रश्न हैं। पुनर्जागरण पे 400, धर्म सुधार आंदोलन पे लगभग 400। तो एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न। अब इसको आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जैसे द लास्ट जजमेंट एक चित्र है, एक द लास्ट सपर चित्र भी है, अंतिम भोज द लास्ट सपर एक चित्र और भी है। तो अब आपको ध्यान देना होगा, द फॉल ऑफ द मैन किसने बनाया, जेनेसिस किसने बनाया फिलहाल। तो अब आप देखिएगा, इसकी व्याख्या देखिए थोड़ा सा आप। ये द लास्ट जजमेंट कहां पर है? रोम में सिस्टिन चैपल की छत पर जेनेसिस के दृश्य और उसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट के भित्ति चित्र अद्भुत हैं। क्लियर हो रही है बात? अगला देखिए, फिर वो पियता की मूर्ति का डिटेल मैंने आपको एक बार अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है। फिर मूसा की मूर्ति का डिटेल मैंने बता दिया है। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 पर। यूनान में प्रचलित यह संकल्पना कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। पहले यह मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और नक्षत्र, सूरज, चांद, सितारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह सिद्धांत सबसे पहले टॉलमी ने प्रतिपादित किया था। टॉलमी ने कहा पृथ्वी केंद्र में है, सूरज चक्कर लगाता है। इसका विरोध भी हुआ। किसने पहली बार विरोध किया, यह अगला प्रश्न आएगा। आपको क्लियर हो रहा है? ध्यान दीजिएगा इसको। और फिर बात आती है विरोध किसने किया, कोपरनिकस ने किया। अब देखिए अगला प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि टॉलमी के द्वारा प्रतिपादित यह मत कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, इस संकल्पना का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो उनका नाम है कोपरनिकस। यहां पे सामने है कोपरनिकस। क्लियर हो रहा है? आज का लेक्चर कितना उपादेय साबित हुआ है, प्लीज मुझे आप जरूर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे आपकी क्लास को कंटिन्यू करने में, मुझे इस सेशन को और प्रभावशाली बनाने में आपका सुझाव और सहयोग चाहिए। आप मुझे बताएंगे अपनी परेशानियों के बारे में, व्हाट्सएप पर भी मुझसे डिस्कस करेंगे। तो आपका ये भविष्य में विश्व इतिहास का क्लास बहुत एग्जाम ओरिएंटेड, बहुत कंसाइज हो जाएगा। अब देखिए, पढ़िए पहले इसको। पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक नक्षत्रों की गति ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज में गणित के आधार पर यह सिद्ध किया कि सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो अब बात यह है, सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी है, ये बात करते हैं कौन? टॉलमी। टॉलमी के सिद्धांत को उन्होंने काट दिया कोपरनिकस ने। कोपरनिकस हैं कहां के? पोलैंड के वैज्ञानिक हैं। किस पुस्तक में उन्होंने ये बताया? ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज में ये बात बताई। कोपरनिकस का वक्तव्य बाइबल के प्रतिकूल था। कोपरनिकस का टाइम पीरियड यहां पे दिया हुआ है 1473 से 1543। क्लियर हो रहा है? जब इटली के वैज्ञानिक जैडिनी ब्रूनो ने कोपरनिकस के सिद्धांतों का अनुमोदन किया तो ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। ध्यान रखिएगा, ब्रूनो ने कोपरनिकस का समर्थन किया और ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। ये बात फिर प्रश्न बनेगा कि किसने जब कोपरनिकस का समर्थन किया, किसने बताया, किसने ये कहा?
सूरज पृथ्वी का चक्कर पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, सारे ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, और इसके लिए किसको मृत्युदंड झेलना पड़ा? उसका नाम है ब्रूनो। ये ध्यान दीजिए। अगला रिमार्क देखिए। आगे कोपरनिकस के सिद्धांत को जर्मन खगोल शास्त्री केपलर ने भी इसी बात को आगे कंटिन्यू किया, और गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से अकाट्य साबित कर दिया। गैलीलियो को भी अपना देश छोड़ना पड़ा था। क्लियर हो रही है बात? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? सेशन कैसा रहा है मुझे जरूर बताइएगा। फिर देखिएगा, सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? तो पता ही है, कोपरनिकस, अभी मैंने बताया। फ्रांस में, अब देखिए अगला प्रश्न है, फ्रांस में किसने यह घोषणा की कि केवल मनुष्य ही हंस सकता है? लॉफ्टर बिलोंग्स टू मैन एलोन। रॉबले, फ्रांसिस बेकन, दांते, या फिर माइकल एंजेलो? कौन है? उनका नाम है रॉबले। उनका नाम है रॉबले। यहां पर सही जवाब है ए। और अब आप इसकी व्याख्या देखिए। रॉबले ने ही कहा मनुष्य हंस सकता है केवल। उसकी पुस्तकें हैं पांताग्रुएल और गारगेंतुआ। ध्यान दीजिएगा, पांताग्रुएल एवं दूसरी पुस्तक गारगेंतुआ। पांताग्रुएल को नया संदेश भी कहा गया है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ या बाइबल का दूसरा भाग, नव विधान। अब ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पुस्तक नया संदेश कही गई है, नव विधान कही गई है, क्योंकि ये पुस्तकें वैचारिक और साहित्यिक धरातल पर एक ताजा हवा की तरह सिद्ध हुई, जिनमें सांस लेकर फ्रांस को एक नई स्फूर्ति मिली। तो रॉबले की दो पुस्तकें और वो स्टेटमेंट कि लॉफ्टर बिलोंग्स टू मैन एलोन, केवल मनुष्य ही इस दुनिया में हंस सकता है, ये कथन रॉबले का है। और अगला प्रश्न देखिए, किसने घोषणा की जीवन सुखमय नहीं दिलचस्प है? सुखमय नहीं है, दिलचस्प है। भारत में बुद्ध कहते हैं सब्बम दुखम, जीवन दुखमय है। और ध्यान रखिएगा, अगर जीवन सुखमय होता तो शायद ये जीवन के विकास की यात्रा शुरू ही नहीं हुई होती। जीवन में दुख है, इसीलिए सुख की तलाश में हम नई नई चीजें खोज करते गए। वो कहते हैं जीवन सुखमय नहीं दिलचस्प है, इसलिए मौत से जीना और सम्मान से मरना चाहिए। और ये स्टेटमेंट है मोताइन का। किसका है? मोताइन का। जीवन सुखमय नहीं बल्कि दिलचस्प है। और व्याख्या देखिए, मोताइन ने निबंध साहित्य में एक नई वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया। उसके लेखन में फ्रांसीसी भाषा और साहित्य को भावी उत्कर्ष के लिए तैयार किया। और इस प्रकार आज का सेशन मैं समाप्त करने की घोषणा कर रहा हूं। हमारा क्लास आपको कैसा लगा? और इस लेक्चर को प्रभावशाली बनाने के लिए आपको विश्व इतिहास के अध्ययन में आने वाली समस्याओं से आप मुझको रूबरू कराएंगे, तो मैं आपकी हर समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आगे के लेक्चर शीघ्र ही मिलते रहेंगे, तो आप मेरे साथ इस क्लास में बने रहिए। और जल्दी ही आपको विश्व इतिहास की एक बुकलेट क्वेश्चन बैंक के रूप में, जिसमें लगभग 4000 प्लस प्रश्न होंगे, व्याख्या के साथ होंगे, प्रमाणिक व्याख्या के साथ होंगे, आपको उपलब्ध होंगे। तो फिलहाल मुझे इजाजत दें। धन्यवाद, नमस्कार।